एक बेसमेंट में खौफनाक जिन्नात का बसेरा। ये एक नाकाबिल यकीन वाक़या है। आज भी जब मैं ये वाक़या सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कमज़ोर दिल वाले ये वीडियो हरगिज़ ना देखें। इस वीडियो का आगाज़ करते हैं और इस वीडियो में कुछ ऐसी नसीहतें आपको बताई गई हैं जिसे सुनकर आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। उस पर अमल कीजिएगा ताकि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आगाज़ करते हैं इस वाक़ये का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा घर तकरीबन 37 साल पुराना है। ये घर मेरे बाबा ने मेरे दादा के साथ मिलकर बनाया था, क्योंकि मेरे दादा राजमिस्त्री थे। मैं तब बहुत छोटा था, लेकिन घर को बना तो दिया था, लेकिन इस घर में रहता कोई नहीं था, क्योंकि तब हम अपने घर पुराने यानी दादा के घर में चचा ताया वगैरह के साथ मिलकर रहते थे। और ये घर मेरे बाबा ने अलग होने के लिए बनाया था, क्योंकि मेरे बाबा और उनके भाइयों के बीच अक्सर औकात तकरार रहती थी। क्योंकि सब माशाल्लाह फैमिली वाले थे, तो किसी न किसी बात पर कोई ना कोई मसला रहता था। फिर बाबा ने ये घर बना लिया, लेकिन इस इलाके में तब कोई तरक्की का काम नहीं हुआ था। न सड़कें बनी थी, न कोई सेवरेज का निज़ाम था, और न ही गैस थी। बस पानी और बिजली अभी आई ही थी, और जगह सस्ती मिली तो बाबा ने ख़रीद कर बस घर बना लिया। और इस घर में एक तहखाना भी बना लिया, जिसका रकबा तकरीबन 4 मरले था, और जबकि पूरा घर 5 मरले का था। बिजली का काम भी कुछ हुआ था और कुछ रहता था, जिसकी वजह से ऊपर की 2 मंजिल पर तकरीबन बिजली का काम मुकम्मल हो चुका था। लेकिन बेसमेंट में कोई बल्ब नहीं लगाया था, बस कुछ जाली नुमा रोशनदान थे, जिससे थोड़ी बहुत रोशनी बेसमेंट में आ जाती थी। लेकिन अभी फ़र्श भी नहीं डले थे, तो इस वजह से हम लोग घर में शिफ्ट नहीं हुए, और बाबा के पास अभी इतने पैसे भी नहीं थे कि फ़र्श का काम मुकम्मल करवा सकें। तो बाबा ने कहा कि जब तक पैसे नहीं होते तब तक घर ऐसे ही रहने देते हैं, जब पैसे आएंगे तो घर के बाकी काम करवा लेंगे। क्योंकि बाबा ने जो पैसे इनके पास थे सब इस घर में लगा दिए थे। फिर घर को ऐसे ही ताला लगा दिया, और घर पूरे 12 साल तक बंद रहा। बस कभी कभी बाबा इस घर में चक्कर लगा लेते थे, क्योंकि बाबा पानी और बिजली के बिल इस घर में लेने आ जाया करते थे। वक्त गुजरता रहा। फिर 8 साल के बाद मेरे दादा का इंतकाल हो गया, और इसके 4 साल बाद बाबा ने जैसे तैसे करके पैसों का इंतज़ाम करके घर का बाकी काम मुकम्मल किया। लेकिन बेसमेंट में तब भी बिजली का काम नहीं करवाया, जिसकी वजह से बेसमेंट में बहुत अंधेरा रहता था। एक दिन बाबा ने कहा कि जब तक घर में शिफ्ट नहीं होते तब तक इस घर को किराए पर दे देते हैं। इस तरह घर की हिफाजत भी होती रहेगी और पैसे भी आते रहेंगे, और तब तक गैस का कनेक्शन भी लग जाएगा। फिर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। बाबा ने अपने एक दोस्त के कज़न को घर किराए पर दे दिया, और वो लोग अपनी फैमिली के साथ इस घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन अभी चंद ही रोज़ गुजरे थे कि बाबा के दोस्त ने बाबा से कहा कि इसका कज़न घर छोड़ रहा है, अब इस घर में नहीं रहना। बाबा ने वजह पूछी तो कहने लगा कि आपके इस घर के बेसमेंट में बहुत सी गंदी हवाई चीज़ें हैं जो इनको तंग करती रहती हैं। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यार क्या हो गया है तुम्हें? तुम कैसी अजीब बातें कर रहे हो? भला आज के दौर में भी तुम इन फजूल बातों पर यकीन रखते हो? तो बाबा के दोस्त ने भी मुस्कुराते हुए बोला, पता नहीं यार, मुझे भी उन्होंने ही बताया है कि रात के वक्त अक्सर ज़ोर ज़ोर से कभी कोई हंसता है और कभी कोई ज़ोर ज़ोर से रोता है। कभी कोई इनकी चारपाई के करीब आकर चारपाई को ज़ोर से हिलाता है और बेसमेंट में भाग जाता है, और अक्सर कभी दिन में भी इनके खाने की चीज़ें बेसमेंट में गिरी होती हैं, और जब वो बेसमेंट से चीज़ें वापस लेने जाते हैं तो गुर्राने की आवाज़ आती है। तो बाबा ने बोला, यार कोई बिल्ली कुत्ता ही ना हो जो बेसमेंट में घुस गया हो और इनके खाने की चीज़ें उठा ले जाता हो। तो बाबा के दोस्त ने बोला, यार ये तो मुझे पता नहीं, बहरहाल वो लोग अब और नहीं रहना चाहते और घर को खाली करना चाहते हैं। बाबा ने कहा, चलो उनकी मर्ज़ी है, फिर हम क्या कर सकते हैं, वैसे ही वो किसी वजह से डर गए होंगे। फिर बाबा ने कहा, चलो जब वो लोग अपना सामान उठा लें तो ताला लगाकर चाबी दे जाना, और इनके जो एडवांस के पैसे हैं वो ले जाना। तो बाबा का दोस्त ठीक है बोलकर चला गया। ये सब हम घर वाले सुन और देख रहे थे। तो अम्मी ने बाबा से बोला कि वहाँ वाकई में ऐसा कुछ तो नहीं है। बाबा ने फिर मुस्कुराते हुए बोला कि अब तुम भी शुरू हो जाओ, यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत बार वहाँ जाता आता रहा हूँ, मुझे तो कुछ भी
ऐसा नज़र नहीं आया। पता नहीं क्या हो गया है तुम लोगों को। इतने में मेरे भाई कासिम ने कहा, बाबा चलो हम लोग वहाँ जाकर देख लेते हैं क्या चक्कर है। बाबा ने कहा ठीक है, शाम को चलते हैं। वैसे भी जो लोग वहाँ रहते थे वो सामान उठा रहे हैं, तो शाम को ताला भी लगाते आएंगे। तो मैंने भी बाबा से बोला मैं भी चलूँगा। फिर मेरे एक और भाई आसिम ने, जो दूसरे नंबर पर है, उसने भी बोला बाबा मैं भी चलूँगा। बाबा ने बोला ठीक है। फिर शाम 5 बजे का टाइम था। हम तीनों भाई बाबा के साथ अपने इस घर में आए, जहाँ घर के कुछ लोग सामान ट्रक पर लोड कर रहे थे। ये वही बाबा का दोस्त और उसके कज़न थे जो सामान उठाकर ट्रक में रख रहे थे। बाबा ने अपने दोस्त और उसके कज़न से सलाम किया और हाल चाल पूछने के बाद कहा, और कितना सामान बाकी है? अगर और मदद चाहिए तो मेरे बेटे हैं, ये सामान उठाने में मदद करेंगे आपकी। बाबा के दोस्त ने बोला, नहीं बहुत बहुत शुक्रिया रियाद भाई, सामान तकरीबन सारा उठा लिया गया है, बस कुछ कपड़े भाभी बांध रही हैं वो रखने हैं। फिर बाबा ने अंदर जो लेडीज़ थी उनको सलाम किया और बोला, बाजी बहुत अफसोस हुआ कि आप लोगों को हमारे घर की वजह से तकलीफ़ उठानी पड़ी। तो वो खातून बोली, बस भाई हम तो इधर रहने ही आए थे, पर इधर तो पहले ही कोई रहता है जिनको हमारा रहना पसंद नहीं है। तो बाबा ने बहुत हैरत से बोला, बाजी ये भी हो सकता है कि आप लोगों को कोई वहम हुआ हो। तो वो खातून बोली, नहीं भाईजान, मुझे वहम हो सकता है, पर मेरे शौहर को भी इन चीज़ों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। जिस पर बाबा ने इसके शौहर से पूछा, नबील भाई क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ था? नबील ने कहा, हाँ रियाद भाई, गुज़िश्ता रात जब मैं वॉशरूम जाने लगा तो मेरी नज़र बेसमेंट की तरफ पड़ी, तो मैंने देखा कि एक खौफनाक सी औरत बेसमेंट की सीढ़ियों पर बैठी हुई थी, जो बहुत ही खौफनाक आवाज़ में गुर्रा रही थी। उसकी आवाज़ से मेरी बीवी भी जाग गई और वो बहुत डर गई थी, जबकि मेरी बीवी दौड़कर मेरे पास आ गई थी, पर फिर भी ये कांप रही थी और मैं भी बहुत डरा हुआ था, क्योंकि हमने कभी भी किसी ऐसी चीज़ को नहीं देखा था। क्योंकि वो जो भी चीज़ थी बहुत ही भयानक थी। उसके हाथ पांव बहुत अजीब से थे। पाँव के पंजे की जगह उसकी एड़ियाँ थीं, जैसे कि पाँव के पंजे ही ना हों, और उसके हाथ के नाखून इतने गंदे और लंबे थे जैसे कभी काटे ही ना हों, और उसकी आंखों में काला रंग ही नहीं था बल्कि सफ़ेद आंखें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे सामने कोई जानवर नुमा औरत थी, और उसकी शक्ल हम दोनों को अभी तक खौफजदा कर रही है, क्योंकि वो कभी ज़ोर ज़ोर से अपना सर ज़मीन पर पीटती और कभी अजीब सी आवाज़ निकालकर हंस रही होती, और एकदम से खामोश होकर अपनी खौफनाक आंखों से हमें घूरे जा रही थी। और हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम दोनों कोई डरावना ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि हम दोनों दीवार साथ बिल्कुल ऐसे खड़े थे जैसे हमारे जिस्म से जान निकल गई हो। ना हम तो चल पा रहे थे और ना ही बोल पा रहे थे, जैसे इस चीज़ ने हमारे जिस्म को जमा दिया हो। हम बस एक दूसरे का हाथ थामे बहुत कांप रहे थे। वो तो बस खुदा का शुक्र है कि हम लोगों को फजर की आवाज़ ने बचा लिया, वरना शायद हमारी लाशें ही मिलती यहाँ से। क्योंकि जैसे ही अजान शुरू हुई वो फ़ौरन बेसमेंट में भाग गई और हम फ़ौरन घर से बाहर निकल आए और ये शहजाद भाई के घर की तरफ चले गए और शहजाद भाई को ये सब बताया और उनसे कहा कि हमने सुबह ही घर खाली करना है, आप हमें हमारे एडवांस के पैसे हमें वापस दिलवा देना, फिर हमें कहीं और घर ले देना, और सुबह सामान उठाने आप हमारे साथ ही चलेंगे। इसी वजह से हम लोग सामान उठा रहे हैं। तो मेरे बाबा ने बोला, चलो खुदा का शुक्र है कि आप लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर बाबा ने नबील को एडवांस के पैसे वापस दिए और कहा, मेरा आप लोगों को मशवरा है कि कहीं आबादी वाले इलाके में घर देखना, क्योंकि इस इलाके में तो अभी तक बहुत कम आबादी है और ऐसे में ये जगह सुनसान होने की वजह से आप लोगों पर इस घर का बुरा असर पड़ रहा है। आप लोग नमाज़ पढ़कर अपने ऊपर फूंक मार लिया करना, उम्मीद है कि आप लोग बेहतर महसूस करेंगे। फिर उन लोगों ने बाबा से सलाम लिया और वो चले गए। उनके जाते ही हम तीनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हम ऐसे हंस रहे थे कि जैसे कोई हमें बच्चा समझकर कोई डरावनी कहानी सुनाकर गया हो, और हम नहीं डरे। और तब बाबा भी हमारी तरफ देखकर हंस पड़े और हंसते हुए बाबा ने कहा, लगता है दोनों ने वाकई में कोई ख्वाब देखा था, और जब दोनों अपना अपना ख्वाब एक दूसरे को सुनाया होगा तो खुद ही डर गए होंगे। इस बात से हम लोग और भी हंसने लगे। इतने में हंसते हुए
میں نے بیسمنٹ کی طرف دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی وہاں سے ہمیں چھپ کر دیکھ رہا تھا اور اچانک سے پیچھے چلا گیا۔ میں نے فوراً بابا سے بولا، بابا وہ دیکھو بیسمنٹ میں کوئی ہے۔ تو بابا نے بیسمنٹ کی طرف دیکھا، پھر وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ تو بابا نے مجھے کہا، بیٹا میں آپ کا باپ ہوں، اب تم لوگ مجھے بھی الو بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں نے کہا، نہیں بابا، میں نے واقعی میں کسی کو بیسمنٹ سے جھانکتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سنتے ہی میرا بھائی قاسم بولا، ہاں میں نے بھی دیکھا، وہاں کوئی ڈانس کر رہا تھا۔ یہ کہنے کے بعد میرے دونوں بھائی پھر سے زور زور سے میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگے، تو میں بھی ہنس پڑا۔ اتنے میں مغرب کی اذان کی آواز آئی اور بابا نے بولا، چلو اب بس کرو، تم لوگوں نے تو حد ہی کر دی ہے، چلو شاباش، گھر کو تالا لگاؤ اور چلو گھر، جلدی نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ پھر ہم اس گھر سے باہر نکل آئے اور قاسم بھائی نے گھر کو تالا لگا دیا اور ہم وہاں سے پرانے گھر کی طرف چلنے لگے۔ دونوں بھائی اور بابا آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے اور میں چپ چاپ یہی سوچتا ہوا چل رہا تھا کہ آخر وہاں واقعی میں نے کسی کو دیکھا تھا یا ان کرایہ داروں کی باتوں کی وجہ سے مجھے کوئی وہم ہو گیا ہے، جبکہ میں نے واضح طور پر وہاں کسی کو دیکھا تھا۔ اتنے میں ہم پرانے گھر پہنچ گئے، بابا سیدھا مسجد چلے گئے اور ہم تینوں بھائی گھر آ گئے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ پھر رات کے کھانے کے وقت سب اکٹھے ہوئے تو امی نے بابا سے پوچھا کیا ہوا تھا، جس پر بابا نے وہ سب کچھ بتایا جو کرایہ داروں نے گھر چھوڑتے ہوئے بتایا تھا۔ تو امی نے بابا سے بولا، ہو سکتا ہے کہ وہاں واقعی میں کچھ ایسا ہو۔ بابا نے پھر سے بولا، اوہ وہاں کوئی نہیں ہے۔ اتنے میں قاسم بھائی نے کہا، جی امی بابا صحیح کہہ رہے ہیں، وہاں ہمیں تو کچھ ایسا نہیں لگا۔ یہ سنتے ہی میں نے فوراً امی سے کہا کہ میں نے وہاں کسی کو دیکھا تھا بیسمنٹ میں امی۔ یہ سنتے ہی فوراً قاسم بھائی نے بولا، ہاں امی، اس نے وہاں کسی کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو سب لوگ دوبارہ ہنسنے لگے۔ یہ دیکھتے ہی امی نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم سب لوگ کیا میرے بیٹے کا مذاق اڑا رہے ہو؟ بس کرو، ہو سکتا ہے کہ اس نے واقعی میں وہاں کچھ دیکھا ہو۔ تو بابا نے کہا، یار کچھ نہیں ہے وہاں، یہ سب کا وہم ہوگا۔ پھر بابا نے بولا، میں کسی ڈیلر سے بات کروں گا کہ ہمارے مکان کے لیے کوئی کرایہ دار ڈھونڈ کر مکان کرائے پر دے دے۔ یہ کہتے ہوئے بابا اپنے کمرے میں چلے گئے اور ہم سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے اور کچھ ہفتوں کے لیے وہ گھر ایک بار پھر سے بند ہو گیا۔ پھر ایک دن کسی نے ہمارے دروازے پہ دستخط دی۔ بابا نے مجھ سے کہا، دیکھو باہر کون ہے؟ میں نے جا کر دروازہ کھولا اور ایک آدمی کو دیکھا۔ بولا کہ ریاض صاحب گھر پر ہیں؟ میں نے بولا جی ہیں۔ تو اس آدمی نے بتایا کہ وہ ڈیلر ہے اور بابا سے نئے مکان کی چابی لینے آیا ہے۔ یہ سن کر میں نے بابا کو بلایا اور بابا نے اس ڈیلر سے کچھ بات کی اور گھر کی چابی اس کو دے دی اور وہ چلا گیا۔ پھر بابا نے اندر جا کر امی کو بتایا کہ ہو سکتا ہے مکان پھر سے کرائے پہ چڑھ جائے، کوئی فیملی آئی ہے اور ڈیلر ان کو مکان دکھانے گیا ہے۔ پھر وہی ہوا، مکان اس فیملی کو پسند آ گیا اور وہ اس گھر میں شفٹ ہو گئے اور بابا کو ڈیلر نے کچھ پیسے دے دیے اور ڈیلر چلا گیا۔ پھر کچھ روز ہی گزرے تھے کہ ڈیلر ایک اور آدمی کے ساتھ لے کر آیا۔ یہ اسی فیملی کا فرد تھا جو لوگ وہاں کرایہ دار تھے۔ تو ڈیلر نے کہا کہ ریاض صاحب یہ آپ کے نئے کرایہ دار ہیں، پر یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ تو بابا نے بولا، جی بولیں۔ تو اس آدمی نے بتایا کہ وہ پریشان ہیں کیونکہ ان کے ساتھ اس گھر میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ بابا نے پوچھا، بھائی ہوا کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ رات کے وقت کوئی زور زور سے ہنستا ہے، کبھی عورت کی آواز میں، کبھی مرد کی آواز میں، کبھی کوئی چارپائی کے سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے اور کبھی کوئی عورت دیوار پر چھپکلی کی طرح چڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور گزشتہ رات ہمارے پاس 5 جانور تھے، 2 بکریاں اور 3 بکرے، جس میں سے 2 بکریوں کو بھی کسی نے بری طرح مار ڈالا ہے۔ تو ڈیلر بھی بیچ میں بول پڑا، جی ریاض صاحب، میں نے خود جا کر دیکھا ہے، 2 جانوروں کی انتڑیاں اور خون نیچے بیسمنٹ میں پڑا ہوا ہے اور جانور کے جسم کا کچھ حصہ غائب ہے، پر تہخانے میں بہت اندھیرا ہے جس کی وجہ سے ہم زیادہ کچھ نہیں دیکھ سکے۔ ڈیلر نے یہ بھی کہا کہ میں خود پریشان ہو گیا ہوں یہ سب دیکھ کر، ایسا تو کبھی نہیں دیکھا میں نے۔ اب بابا حیرت بھری نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو بابا نے کہا، بھائی مجھے بہت افسوس ہے آپ کے ساتھ جو بھی ہوا، اب آپ بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو اس بندے نے بابا سے بولا کہ میں نے کسی مولوی صاحب کو لا کر گھر کا معائنہ کروایا ہے، تو مولوی صاحب نے سب دیکھنے کے بعد کہا ہے کہ تہخانہ مکمل طور پر بند کر دو، اس کو اینٹیں لگا کر مکمل طور پر بند کرنا ہے، کیونکہ اس تہخانے میں بہت ہی بری
और ताकतवर शैतानी चीज़ें बस गई हैं और वो जल्दी यहाँ से जाने वाली नहीं हैं। मैं आपके पास तहखाने को बंद करने का कहने के लिए आया हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं तहखाना बंद करवा दूँ, क्योंकि कम किराए के हिसाब से आपका घर हमें बहुत पसंद है और हम इसी घर में रहना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने तहखाना बंद ना करा तो हमें मजबूरन घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कल को कोई और नुकसान हो जाए। बाबा ने बोला, चलो ठीक है, जैसा आप लोगों को मुनासिब लगे आप कर लें। और फिर इन लोगों ने बेसमेंट को मुकम्मल तौर पर बंद करवा दिया। फिर कोई 2 महीने गुजरे थे कि बाबा उनसे किराया लेने के लिए जाने लगे, तो मैं और मेरा भाई आसिम भी बाबा के साथ चल पड़े और हमने इधर जाकर दरवाजे पे दस्तखत दी तो किसी खातून ने दरवाज़ा खोला तो बाबा ने सलाम किया। उसने सलाम का जवाब दिया और पूछा, जी फरमाइए, और आप लोग कौन हैं? बाबा ने कहा, बाजी मेरा नाम रियाज है और ये मेरे बेटे हैं। दरअसल हम किराया लेने आए थे, क्या अशरफ भाई घर पर हैं? तो खातून बोली, जी जी रियाज भाई, आप लोग अंदर आ जाएं। बाबा ने बोला, शुक्रिया बाजी। इतने में सामने से वही आदमी आया जो तहखाना बंद करने का पूछने आया था। उसका नाम अशरफ था और ये खातून का शौहर था। उसने बाबा को देखते ही सलाम किया और बाबा से गले मिला और फिर हम दोनों भाइयों से सलाम दुआ करने के बाद अशरफ ने बीवी से फ़ौरन चाय बनाने का बोला तो बाबा ने कहा, नहीं अशरफ भाई, इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। अशरफ ने कहा, रियाद भाई, मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप हमारे साथ एक कप चाय पी लेंगे। तो बाबा ने बोला, जी ठीक है अशरफ भाई। ये कहते हुए बाबा बैठ गए और साथ में हम दोनों भी बैठ गए। फिर बाबा ने अशरफ से पूछा, जी अशरफ भाई, अब तो तहखाने से कोई परेशानी नहीं है आपको? अशरफ ने कहा, जी रियाज भाई, अब तो सब ठीक है, पर कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई दीवार को ठोक रहा हो। मेरा मतलब है कि जैसे कोई बेसमेंट की दीवार तोड़ रहा हो, लेकिन दीवार तो खैर से सही होती है। वैसे भी हम लोग ऊपर वाली मंजिल पर ही रहते हैं, इस वजह से अब हम लोग बेसमेंट की तरफ जाते ही नहीं हैं और ना ही इस पर ध्यान देते हैं। ये सुनते ही बाबा ने उठकर बेसमेंट की तरफ जाकर इस दीवार को देखा तो बाबा हैरान रह गए। हम भी बाबा की तरफ गए तो देखा कि दीवार पर कई दरारें पड़ गई हैं। तो बाबा ने फ़ौरन कहा, अशरफ भाई ज़रा इधर देखिए। अशरफ भाई भी हैरत अंगेज़ नज़रों से बेसमेंट की दीवार पर देखने लगे और बोले, रियाज भाई, ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ दिनों बाद ये दीवार टूट जाएगी। इसका कुछ करना पड़ेगा। ये तो मैंने आज ही देखा है, ये दीवार तो टूटने वाली है। बाबा ने बिना बोले हाँ में सर हिलाया और फिर बाबा और सब वापस अपनी जगह पर बैठ गए और इतने में खातून चाय लेकर आ गई और साथ में कुछ बिस्किट भी। बाबा ने बोला, बाजी अब इसकी क्या ज़रूरत थी, चाय ही बहुत थी। तो खातून बोली, भाई हमने तो कुछ भी नहीं किया, अगर आपके आने का पता होता तो हम आपके लिए खाना भी तैयार कर लेते। बाबा ने बोला, बहुत बहुत शुक्रिया बाजी, बस इधर से गुज़र ही रहे थे तो मैंने सोचा चलो अशरफ भाई से मिल भी लेते हैं और किराया भी पता कर लेंगे, इसलिए हम लोग आ गए। खातून बोली कि आपने बहुत अच्छा किया रियाद भाई, हम तो वैसे भी सारा दिन घर में बोर हो जाते हैं, इधर कोई आसपास कोई हमसाया भी नहीं है, वरना किसी के घर आने जाने से दिल लगा रहता है। बाबा ने बोला, हाँ बाजी, अभी इधर आबादी बहुत कम है, पर कोई बात नहीं, अब कुछ आसपास घर बन रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द ही ये इलाका भी आबादी से भर जाएगा। खातून बोली, जी भाई, अल्लाह करे जल्दी ही हो जाए, वरना तो आस पास मैदान ही नज़र आते हैं। फिर बाबा और सब लोग चाय पीने लगे और चाय पीते हुए बाबा ने अशरफ भाई को बोला, अशरफ भाई, ये दीवार का जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, वरना ये टूट जाएगी तो फिर से कोई मुसीबत खड़ी ना हो जाए। अशरफ भाई बोले, जी रियाज भाई, मैं कल ही मजदूर ला के इसे दोबारा से पक्की करवाता हूँ। बाबा ने बोला, जी अशरफ भाई, इस बार का किराया आप ना दें, बस आप ये दीवार वाला काम पहले निपटा लें। तो अशरफ भाई बोले, नहीं रियाज भाई, किराया आप ले जाएं, हम करवा लेंगे, पैसों की कोई मुश्किल नहीं है। बाबा ने बोला, नहीं अशरफ भाई, अब आपको मेरी भी बात माननी पड़ेगी और एक बार ये दीवार का मसला हल हो जाए तो फिर किराया भी ले लेंगे। ये कहते हुए बाबा ने जोर दिया तो अशरफ भाई मान गए। इसके बाद चाय ख़त्म करके बाबा ने इनका शुक्रिया अदा किया और हम वहाँ से वापस अपने घर की तरफ चल दिए।